दोस्तों नमस्कार। ज्ञानधारा क्लासरूम में आपका स्वागत है, जो डे नाइट एकेडमी के द्वारा संचालित है। दोस्तों मैं आज आपको भारतीय संविधान के विभिन्न जो 22 भाग हैं उसके बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा। उसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, ये सब मैं आज चर्चा करूंगा और ये समझाने का प्रयास करूंगा कि जो मूल भारतीय संविधान है वह कितने भागों, कितने अनुच्छेदों में और कितने अनुसूचियों में विभक्त हैं और उसमें क्या क्या है, किस भाग में क्या क्या दिया गया है, किससे संबंधित प्राविधान है, अर्थात सभी भागों के कंटेंट्स क्या हैं, मैं इस संबंध में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर ये बात आपको ठीक से समझ में आ जाती है तो संविधान को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, और ये पूरे के पूरे 22 भागों में विभक्त हैं। यानी पूरा 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूची ये अलग से है। तो इस तरीके से 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या केवल 10 ही थी, केवल 8 ही थी। और इसी तरह से मूल जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही थे संविधान में। जो संशोधन के बाद बढ़ करके इस समय 465 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं। और अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियों से इनकी संख्या बढ़ करके इस समय 12 हो गई है। इसी तरह से अगर हम भाग की बात करें तो इस समय कुल मिलाकर के 26 भाग हैं। 4 नए भाग उसमें समय समय पर संशोधन करके बढ़ाए गए हैं। तो ये तो स्थिति हो गई। अब इसका डिटेल वर्णन आप एक एक करके देखेंगे। अगर हम भाग 1 की बात करें संविधान के, तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन इस भाग 1 में किया गया है। और ये जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें वर्णन इसका किया गया है। तो 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन भाग 1 में है। इसी तरह से जो भाग 2 है, ये नागरिकता से संबंधित प्राविधान का इसमें वर्णन किया गया है। और ये संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये इससे संबंधित है, भाग 2 से संबंधित है। और नागरिकता से संबंधित सारे प्राविधान का वर्णन संविधान के इसी भाग 2 में ही किया गया है। और इसके बाद है भाग 3। भाग 3 मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। तो ये भाग 3 है। इसी तरह से भाग 4, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस चैप्टर का वर्णन भाग 4 में किया गया है। और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इस पूरे अनुच्छेद में, कुल 17 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। और इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जो भाग 4 का है, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51 का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। और इस नए भाग और नए अनुच्छेद के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को डाला गया। इस समय वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, आप जानते होंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट इसका भाग 5 है, उसमें संघ सरकार से संबंधित प्राविधान का वर्णन है, अर्थात यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ये चैप्टर है। मतलब संघ सरकार से संबंधित समस्त प्राविधान का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक किया गया है। इसके बाद फिर भाग 6। भाग 6 में राज्य का वर्णन है। जो हमारे यहाँ प्रांत हैं, प्रोविंस हैं, प्रोविंस का वर्णन अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक किया गया है। इसके बाद फिर संविधान का भाग 7 है,
भाग 7 में भाग खा से संबंधित राज्यों का वर्णन है और ये संविधान के अनुच्छेद 238 में है, लेकिन इसको निरसित कर दिया गया है 7वें संशोधन के द्वारा इस भाग को निकाल दिया गया है। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय समस्त राज्यों को, समस्त संघ शासित क्षेत्रों को मिला करके राज्य 4 प्रकार के बनाए गए थे। यानी राज्य के 4 भाग थे, भाग का श्रेणी के राज्य, भाग खा श्रेणी के राज्य, भाग गा श्रेणी के राज्य और भाग घा श्रेणी के राज्य। तो ये 4 श्रेणियां राज्यों की थी, कुल 4 श्रेणियां। उसमें से जो भाग खा श्रेणी थी उसका वर्णन इसमें किया गया था और उससे संबंधित कुछ आवश्यक प्राविधान इस भाग 7 में रखा गया था। तो इसको फिर 7वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया और राज्यों का नए सिरे से जब पुनर्गठन किया गया तो उस समय कुल 2 कैटेगरी राज्यों की बनी, कुल 2 कैटेगरी। और उस कैटेगरी में एक तो राज्य हुए और दूसरी कैटेगरी हुई जो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। तो इस समय राज्यों की केवल 2 कैटेगरी है, एक तो राज्य और दूसरा संघ शासित क्षेत्र। राज्यों की संख्या वर्तमान समय में आप सब लोग जानते होंगे, वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो अब केवल 2 कैटेगरी है राज्यों की। संघ शासित क्षेत्रों का जो वर्णन है ये संविधान के भाग 8 में है। तो ये भाग हो गए और इस तरह से ये 8 भाग संविधान के हो गए। इसके बाद में फिर नेक्स्ट, तो इसके बाद भाग 9 है। भाग 9 जो मूल संविधान था उसमें पंचायतें करके एक चैप्टर था और उसमें केवल एक अनुच्छेद 243, इसी में पंचायतों से संबंधित संक्षिप्त प्राविधान का वर्णन था। लेकिन गांधी जी का एक सपना था कि हमको गाँव को आत्मनिर्भर बनाना है और इसीलिए गाँव का अधिक से अधिक सशक्तिकरण करना है और पंचायतों को ये अधिकार सौंपना है कि वह खुद अपना भविष्य तय करें और विकास। तो फिर जो मूल भाग 9 है, मूल संविधान का जो उपबंध 243 था, उसमें पंचायतों के बारे में संक्षिप्त वर्णन था। बाद में फिर 1992 में 73वां संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों से संबंधित एक नया भाग इसमें जोड़ा गया और ये जो भाग जोड़ा गया भाग 9 में ही, ये जो है 243 अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 ता तक कुल 18 अनुच्छेद जोड़ करके और ग्राम पंचायतों से संबंधित प्राविधान किया गया। यानी ये ग्राम पंचायत से संबंधित प्राविधान 243 का से लेकर 243 ता तक किया गया और इस तरीके से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। इसके बाद फिर एक और संशोधन किया गया जिसको हम 74वां संशोधन कह सकते हैं। 74वें संशोधन के द्वारा फिर एक और भाग जोड़ा गया संविधान में। 1992 में ही यह भी संशोधन हुआ था, साथ साथ दोनों। तो इस 74वें संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक और नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का। और भाग 9 का में नगर पंचायतों की बात की गई। नगर पंचायतों की 3 कैटेगरी बनी, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये तीन क्षेत्र जो है चिन्हित किए गए शहरों में प्रशासन के लिए। और शहरों में जो ये तीनों पंचायतें बनी, ये तीनों पंचायतें जनसंख्या के आधार पर बनाई गई और इनसे संबंधित जो प्राविधान किया गया वो अनुच्छेद 243 था से लेकर 243 या अच्छा तक किया गया है। चूँकि हम हिंदी में बता रहे हैं, अंग्रेजी में इसी को जो ट्रांसलेट अंग्रेजी में इसका है उसमें 243 ABCD की गिनती चलती है, इसलिए आप उसको अगर देखेंगे तो उसके अनुसार बदल जाता है ये। और इसके बाद फिर है भाग 9 खा। भाग 9 खा भी जल्दी ही जोड़ा गया है। 97वां संशोधन किया गया संविधान में और इस 97वें संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां जो थीं
इन सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243 या जा से लेकर अनुच्छेद 243 या ना तक सहकारी समितियों का वर्णन किया गया और इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये 97वें संशोधन के द्वारा ये किया गया। इसके बाद फिर संविधान का भाग 10 है। भाग 10 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र को परिभाषित किया गया है और उसका प्रशासन किस तरह चलाया जाएगा, उसके लिए अलग से क्या नए प्राविधान किए जाएंगे, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके उससे प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो प्राविधान है उसका वर्णन इस भाग में किया गया है, जो संविधान के 244 में है और बाद में फिर संशोधन होकर 244 का एक नया अनुच्छेद असम से संबंधित जोड़ा गया, असम क्षेत्र से संबंधित जोड़ा गया। ये दोनों अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्राविधान किया गया है। और नेक्स्ट जो भाग है भाग 11, भाग 11 संघ सरकार और राज्य सरकार के संबंधों से संबंधित है, मतलब संघ राज्य संबंध का इसमें वर्णन है और ख़ास करके इसमें विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 248 से 263 तक इसमें इसका प्राविधान है। तो विधायी और प्रशासनिक संबंध ये इस भाग 11 में आ जाता है। और इसके बाद भाग 12 है। भाग 12 में जो इसका भाग का नाम रखा गया है वो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद इस चैप्टर का नाम है, लेकिन इसको हम एक दूसरे शब्द में समझ सकते हैं कि इसमें केंद्र और राज्य में जो विधायी संबंध होता है, जो वित्तीय संबंध होता है, वित्तीय संबंधों का या आर्थिक संबंधों का वर्णन इस भाग में किया गया है, जिसका वर्णन संविधान के 264 अनुच्छेद से लेकर 300 का तक है। तो भाग 13 ये जो संविधान का है, इसमें भारत राज्य क्षेत्र में व्यापार करने, व्यवसाय यानी वाणिज्य करने और आवागमन से संबंधित प्राविधान का वर्णन किया गया है। इस प्राविधान में रखा गया है कि वाणिज्य पर्पज से या व्यापार के पर्पज से जो आवागमन होगा पूरे देश में वो अबाध है, निर्बाध है, उसमें किसी तरह का रोक टोक नहीं है। तो इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक किया गया है। तो ये भाग 13 हो गया। इसके बाद भाग 14 है। भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन जो लोक सेवाएं हैं, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है तथा विभिन्न राज्यों में जो राज्य लोक सेवा हैं, इस संबंध में जो प्राविधान किया गया है सेवाओं से संबंधित, वो इस भाग 14 में है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक किया गया है। तो इसके बाद फिर इसी में एक नया भाग जोड़ा गया है, भाग 14 का, जो अधिकरणों से संबंधित है, ट्रिब्यूनल से संबंधित है। ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, न्यायाधिकरण या अधिकरण, ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये लोक सेवाओं से संबंधित जो विभिन्न विवाद होते हैं उसको सुलझाने हेतु तो इसमें जो है संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वह चाहें तो एक ट्रिब्यूनल का गठन करके और विभिन्न जो मुद्दे होते हैं लोक सेवाओं से संबंधित या जो है दो राज्यों से संबंधित जो विभिन्न विवाद होते हैं उससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसका जो है निपटारा करने के लिए अधिकरण की स्थापना कर सकते हैं। और इसका प्राविधान जो किया गया है ये 323 का और 323 खा में किया गया है। का में ये अधिकार संसद को सौंपा गया है ट्रिब्यूनल गठित करने का, और खा में राज्य विधानमंडलों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ज़रूरत पड़ने पर अधिकरणों का या ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकते हैं। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में इस भाग को डाला गया था। इसके बाद फिर है भाग 15। भाग 15 निर्वाचन संबंधी प्राविधान है। ये 324 से लेकर 329 का तक इस पूरे जो है भाग का इसमें वर्णन है। और ये जो भाग है इसका डिटेल मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका वीडियो अपलोड भी हो चुका है। आप चाहें तो इस पूरे भाग को उस वीडियो पर देख सकते हैं, अपनी समस्त समस्याओं और प्रश्नों का समाधान यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फिर है भाग 16। भाग 16 इसमें है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ये कुछ वर्ग क्या हैं ये थोड़ा सा समझना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत जब आज़ाद हुआ
तो कुछ अंग्रेज़ हमारे यहाँ रह गए थे जो वापस नहीं गए, उन्होंने भारतीय नागरिकता ले लिया और यहीं पर बने रहे। उनको हम लोग आंग्ल भारतीय के नाम से जानते हैं। और आंग्ल भारतीय, खास करके आंग्ल भारतीय लोगों के लिए विशेष प्राविधान का वर्णन है। लोकसभा में और विधानसभाओं में इनका स्थान आरक्षित किया गया है। लोकसभा में 2 सीटें और विधानसभाओं में 1 सीटों का आरक्षण इनके लिए किया गया है। और इनसे संबंधित जो प्राविधान है और कुछ जो प्राविधान है, इसका वर्णन इसमें इस भाग में किया गया है। ये संविधान में 330 अनुच्छेद से लेकर 342 अनुच्छेद तक ये जो विशेष वर्ग हैं उससे संबंधित प्राविधान रखा गया है। साथ साथ लोकसभा और विधानसभाओं में जो विभिन्न जो वर्ग हैं उन सारे वर्गों के आरक्षण संबंधी प्राविधान का वर्णन भी इसी अनुच्छेद में, इसी भाग में किया गया है। इसके बाद फिर है भाग 17। भाग 17 राजभाषा है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और इस भाग 17 का मैंने विस्तृत अध्ययन आप लोगों को वीडियो अपलोड करके करवाया है। आप जो है कर सकते हैं, उसको पुनः कर सकते हैं। और इस भाग को हमने जो है अपनी तरफ से बेहतर ढंग से अपलोड करने का, वीडियो अपलोड करने का प्रयास किया है। उसको आप देख करके समझ सकते हैं। इसके बाद फिर है भाग 18 आपात उपबंध। इसका वर्णन अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। इससे संबंधित भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है भाग 19। भाग 19 प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है। इसमें जो है विभिन्न कई छोटे छोटे प्राविधान हैं और इसका जो छोटे छोटे प्राविधान हैं अलग अलग भागों से भी संबंधित हैं। इनका वर्णन किया गया है 361 से लेकर 367 तक। तो ये जो है भाग 19 तक हो गया। इसके बाद फिर जो है भाग 20 है। और भाग 20 जो संबंधित है वो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। और ये संविधान के का अनुच्छेद 368 जो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित प्राविधान का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद में भारत के संविधान में किस तरह से संशोधन किए जाएंगे, इस संबंध में इसके प्रक्रिया का वर्णन इस अनुच्छेद में और इस भाग में किया गया है। इसके बाद फिर है भाग 21। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। इस भाग का नाम है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसमें जो है ऐसे उपबंध रखे गए हैं जो समय समय पर बदलते रहेंगे, जो किसी विशेष उद्देश्य और विशेष कारणों से संबंधित हैं। और जब वो उद्देश्य और कारण पूरे हो जाते हैं तो वो टेम्परेरी रूप से संविधान में जो रहते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक रखे गए हैं। तो उसके बाद जो लास्ट भाग है संविधान का वो है भाग 22। इस भाग में संविधान में जो बड़े बड़े नाम दिए गए हैं उसका संक्षिप्तीकरण किया गया है। फिर हिंदी में जो उसके चैप्टर्स हैं उस प्राधिकृत पाठ, उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ इससे संबंधित है। और फिर निरसन, कौन कौन से प्राविधान ऐसे हैं जो एक निश्चित समय के बाद उनका निरसन हो जाएगा, इस सब का वर्णन इस जो है भाग में किया गया है। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक किया गया है। तो इस तरीके से ये संविधान के 22 भाग हैं और इन 22 भागों का अध्ययन एक एक करके हम आप वीडियो अपलोड करते जाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इसको देखिएगा। और फिर हम अब अनुसूचियों की बात मैं करूँगा। तो ये जो हमने मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, मैंने इसकी चर्चा की थी। इसके बाद समय समय पर संशोधन करके 4 और अनुसूचियाँ इसमें बढ़ाई गई और इनकी संख्या हो गई 12। तो ये 12 अनुसूचियाँ जो हैं वो किससे संबंधित हैं ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और एक एक करके आप इसको समझ लीजिए। इसमें जो पहली अनुसूची है ये राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है, अर्थात राज्य कौन कौन से हैं और संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको परिभाषित किया गया है, उनके टेरिटरी को डिफाइन करने का प्रयास इसमें किया गया है। और दूसरा दूसरी अनुसूची है वो वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तो ये वेतन भत्ते किसके हैं, तो जो संवैधानिक पदों पर बैठे, जो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जो हैं, सर्वोच्च जो पदाधिकारी हैं,
ये उनके वेतन और भत्ते पेंशन से संबंधित हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इसके बाद फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, फिर लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति, उपसभापति हैं, ये सारे जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित ये अनुसूची है। और इसके बाद जो अनुसूची 3 है, इस तीसरी अनुसूची, ये इसमें जो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनके शपथ से संबंधित है। इसमें उनके शपथ का प्रारूप दिया गया है और इसी प्रारूप के आधार पर वो शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञान करते हैं। और ये जो अलग अलग सबका शपथ का प्रारूप है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य जो हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति हैं, लोकसभा के सभापति, उपसभापति हैं, और जो है न्यायालयों के, खास करके सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके जो न्यायाधीश हैं उनके शपथ के प्रारूप का इसमें वर्णन किया गया है। और इसके बाद फिर जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। इसमें जो राज्यसभा की जो 243 सीटें हैं, वो 243 सीटों का आवंटन विभिन्न राज्यों में और 2 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया है। 28 राज्य इस समय हैं। 28 राज्यों में अलग अलग राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी, और फिर 2 संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं, एक तो दिल्ली है और दूसरा पांडिचेरी है, जिसको पुदुचेरी के नाम से वर्तमान में हम जानते हैं। इसमें एक सीट निर्धारित की गई है, दिल्ली में 3 सीट निर्धारित की गई है, और इस तरह से जो संघ शासित क्षेत्र 3, 1, 4 ये हो गया, और फिर 28 जो राज्य हैं इसके लिए राज्यसभा में अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है। फिर जो नेक्स्ट 5वीं अनुसूची है, ये अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ निवास कर रही हैं। तो जनजातियाँ जितनी हैं, जिनको शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा गया है, अगर वो बहुसंख्यक में हैं तो उनके लिए संविधान ये कहता है कि अलग से प्राविधान किया जा सकता है और उनके प्रशासन का एक अलग स्ट्रक्चर तैयार करके उस क्षेत्र विशेष में लागू किया जा सकता है। तो ये अनुसूचित जाति क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और इसके बाद जो 6वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये केवल 4 राज्यों से संबंधित है। इन चारों राज्यों में जनजातियों की संख्या अधिक है और इन जनजातियों के लिए अलग से प्रशासन और उसका जो है नियंत्रण, अलग से स्ट्रक्चर बनाने का जो प्राविधान किया गया है, वो इस अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। इन चारों राज्यों के अतिरिक्त जो अनुसूचित क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, उसके प्रशासन का वर्णन ये 5वीं अनुसूची में है। इसके बाद फिर जो 7वीं अनुसूची है, वो केंद्र और राज्य में शक्तियों के वितरण से संबंधित है। तो हम आप जानते हैं कि संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों में कुछ जो विषय हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में इस समय 62 विषय हैं, और ये 52 विषय हैं, 52 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इस तरह से ये जो 3 सूचियां हैं, इन तीनों सूचियों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। संघ सूची पर के विषयों पर कानून संसद बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर विधानमंडल कानून बनाता है, और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो इसका वर्णन अनुसूची 7 में किया गया है। ये सारे विषय उसमें लिखे गए हैं। इसके बाद फिर 8वीं अनुसूची है जो भाषा से संबंधित है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं संविधान के द्वारा मान्य भाषाएं मानी गई हैं, यानी ये 22 भाषाएं ऐसी हैं जो हमारे देश की प्रमुख मान्य भाषाएं हैं। इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है इस 8वीं अनुसूची के द्वारा। इसके बाद फिर हम आएंगे 9वीं अनुसूची पर।
9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। 1951 में ये प्रथम संविधान संशोधन से, तो इस संशोधन के द्वारा एक जो है 9वीं अनुसूची जोड़ करके और 284 ऐसे अधिनियम अब तक लगभग ऐसे हैं जिसको इस 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। क्यों डाला गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो अधिनियम हैं, इन अधिनियमों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया है। संवैधानिक दर्जा देने का मतलब ये हुआ कि ये संविधान के एक भाग होंगे, ये अधिनियम, ये संविधान के भाग होंगे 284 अधिनियम। और संविधान के भाग होने के बाद फिर न्यायालयों को ये अधिकार नहीं रह जाएगा कि इन अधिनियमों के किसी उपबंध की समीक्षा करते हुए इनको वो अवैध घोषित कर सकें। ये इसीलिए रखा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में इनको न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता, संविधान के विरुद्ध इनको नहीं माना जाएगा। लेकिन केशवानंद भारती केस, जिसका केशवानंद भारती केस 1973 में आया और उसमें सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो संविधान है, संविधान की समीक्षा तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और संसद को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है, लेकिन संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को या मूलभूत ढांचे को क्षति पहुंचाती हो। तो अब इस आधार पर इन अधिनियमों की समीक्षा न्यायालय कर सकता है कि उक्त अधिनियम के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर को ढहाने का या मूलभूत ढांचे को गिराने का प्रयास तो नहीं किया गया है। तो अब ये स्थिति हो गई है और अब जो है इन पूरे 284 अधिनियम जो हैं वर्तमान में और इसके बाद जो इस अनुसूची में डाले जाएंगे, उस सब की समीक्षा इस केस के बाद में, केशवानंद भारती केस के बाद में सर्वोच्च न्यायालय को समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इसके बाद फिर जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल निषेध से संबंधित है। दल बदल निषेध, ये संविधान में 52वां संशोधन हुआ, 52वां संशोधन, और इस संशोधन 1985 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई और साथ साथ में दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया। यानी दल बदल को एक तरह से मतलब कानूनन दंड माना गया और इसको निषेध करने का प्रयास किया गया। एक दल से जीता हुआ कोई भी सदस्य दूसरे दल में तभी जा सकता है जब ये कानून इजाज़त देगा। इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं उस कंडीशंस को फॉलो करने के बाद में ही बदला जा सकता है। और इसमें 2 कंडीशंस हैं। मैंने ये दोनों कंडीशन की चर्चा पहले ही जो भाग 17 है उसमें मैं कर चुका हूँ। इससे संबंधित वीडियो हमने अपलोड भी किया है। तो फिर अब इसके बाद में फिर अनुसूची 11 है। अनुसूची 11 में पंचायतों का वर्णन किया गया। पंचायतों का वर्णन इस अनुसूची में किया गया है और इसको 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 73वें संशोधन के द्वारा, 73वां संशोधन 1992 में किया गया और फिर उसमें जो ग्राम पंचायतें हैं और फिर इसके बाद क्षेत्र पंचायतें हैं, जिला पंचायतें हैं, जिला परिषद हैं, इन सब का एक स्ट्रक्चर बना करके इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है और पंचायतों को स्वायत्त करने का प्रयास किया गया है। तो यह 73वां संशोधन जो 11वीं अनुसूची से संबंधित है और अंतिम अनुसूची जो है वो 12वीं अनुसूची है, जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, इससे संबंधित प्राविधान जो किया गया है वो इस अनुसूची में उसका वर्णन किया गया। और इस अनुसूची को भी 1992 में ही 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 74वां संशोधन 1992 में जो किया गया उसके द्वारा इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये जो अनुसूचियां हैं और इसके पहले जो मैंने भाग की चर्चा की है, ये संविधान का एक स्ट्रक्चर है,
एक जो है ढांचा है, अगर ये हमको समझ में आता है तो एक एक करके हम सभी भागों को आसानी से समझ सकते हैं और हम सभी भागों से संबंधित वीडियो एक एक करके अपलोड करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। लगभग जो है सभी संविधान के सभी प्रावधान को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास मैं अपनी तरफ से करूँगा। धन्यवाद।